हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब कुशल मंगल। तो देखो, नीट के बच्चों का पेपर तो कंप्लीट हो चुका है और जो एचसीबी का हम सीरीज लेकर आने वाले थे, एचसीबी का सीरीज कल से हम बताना शुरू कर देंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ 9th के बच्चे जो हैं वो मैसेज कर करके बोल रहे हैं कि भैया कुछ हम लोगों के लिए भी बना दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम पे हमको बता दीजिए, थोड़ा डाउट्स फंस रहा है। तो कुछ 9th के बच्चों के लिए हम छोटा सा एक टॉपिक लेकर आए हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया आप हम लोगों के लिए भी कुछ बनाइए, हम लोगों के लिए भी कुछ बनाइए। तो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 9th में हैं और जिनका कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम पे है, जिनके बुक्स में दिया हुआ है पेंडुलम का क्वेश्चंस वगैरह, उनके लिए है। चलो समझो, 11th-12th के बच्चों के लिए नहीं है ये, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है पेंडुलम के बारे में, बस इंट्रोडक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेंडुलम की तरफ। पेंडुलम होता क्या है? तो सबसे पहले ये देखो कि एक बॉब को, छोटा सा बॉब को, मेटालिक बॉब को अगर किसी थ्रेड से बांध दिया जाए और किसी एक जगह पर फिक्स कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं। जैसे कि ये जो लिखा है एम मास का, ये मेटालिक बॉब है, इसका नाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉब। मेटालिक बॉब कहते हैं इसको। ध्यान से देखो, इस वाले को हम कहते हैं मेटालिक बॉब, जिसका मास कुछ एम होता है। हमने मान लिया उसका मास एम है। अब मास एम है तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगा, तो mg किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड की तरफ mg एक्ट करेगा, ठीक। और क्योंकि mg लग रहा है तो ये थ्रेड है, कैसा थ्रेड है? तो मासलेस स्ट्रिंग होती है। ये मासलेस क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? क्योंकि बहुत पतला सा स्ट्रिंग होता है, मास उसका नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं, है ना। बहुत पतला सा स्ट्रिंग होता है तो इसलिए मासलेस स्ट्रिंग लिखा है हमने। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा और टेंशन T आ जाएगा। बोलो सही? इतना समझ में आया? अच्छा, अब ये पेंडुलम इसको कहते हैं कि एक बॉब है, मेटालिक मास, एक मेटालिक बॉब है जिसका मास m है और उसी से कनेक्टेड हुआ एक थ्रेड है जिसका थ्रेड का हमने लेंथ l ले रखा है। इस होल अरेंजमेंट को हम पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं। कैसे? एक छोटा सा मेटालिक बॉब अटैच्ड है किससे? थ्रेड से। जिस थ्रेड को हमने बांध रखा है, यहां पे फिक्स कर रखा है, ये फिक्स्ड है किसी सरफेस से, टंगा हुआ है ऐसे। ये यहाँ पे फ्रिक्शनलेस होगा। कैसे होगा? फिक्स्ड है लेकिन फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस इसलिए क्योंकि अगर उसमें फ्रिक्शन होता तो पेंडुलम को अगर हम घुमाकर छोड़ देंगे, चलना मूवमेंट शुरू करेगा, तो फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी लॉस होगी। क्या होगी? उसकी एनर्जी लॉस होगी। जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं तुमको, रुक जाओ। देखो, मान लो कि ये स्ट्रिंग है, ये दिख रहा है चार्जर, ये मान लो बॉब है अपना एम मास का, और ये उसका मासलेस स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड पॉइंट फ्रिक्शनलेस ना होता तो इसको जैसे ही हम ऐसे यहाँ घुमा के छोड़ेंगे तो फ्रिक्शन के कारण से इसका एनर्जी लॉस होता और धीमे 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 ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और जैसे ही ये रुक जाएगा तो कौन से पेंडुलम बनेगा ही नहीं, टाइम पीरियड उसका घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, है कि नहीं? धीमे 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 हो जाएगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खराब कर देगा, है ना। हम मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो क्लॉक में, अगर इसी कॉन्सेप्ट में रिलेटेड हम एक क्लॉक बनाए, है ना, पेंडुलम क्लॉक लगाए, तो उसमें अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं हुआ तो ऐसे जैसे ही पेंडुलम घूमना शुरू करेगा, ऐसे अप डाउन टू एंड फ्रो मूवमेंट जैसे ही करेगा, तो ये फ्रिक्शन के कारण से यहाँ पे इसमें रुकावट होगी। और फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो धीमे धीमे इसके मोशन को क्या कर देगा? धीमे कर देगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया। इस कारण से यहाँ पे हमने लिया क्या कि फिक्स्ड तो है लेकिन फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक। तो पेंडुलम किसको कहते हैं? कि अ स्मॉल मेटालिक बॉब अटैच टू अ फ्रिक्शनलेस बॉडी। क्या है? अटैच टू अ फ्रिक्शनलेस बॉडी वाया मासलेस स्ट्रिंग। किसके थ्रू? एक मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड है। एक मेटालिक बॉब है जिसका मास m है, वो एक थ्रेड के साथ अटैच है किसी फिक्स्ड पॉइंट पे जो कि फ्रिक्शनलेस है, और मासलेस कैसा है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसा है? मासलेस है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम भी कहते हैं। अच्छा, पेंडुलम का काम क्या होता है? तो ये एक टू ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। टू एंड फ्रो मूवमेंट का मतलब हुआ कि ये ऐसे अभी दिखाए थे कि मान लो ये एक पेंडुलम है, तो यहां से तुम उठा के छोड़ोगे तो ऐसे मूवमेंट करना शुरू कर देगा। देखो मूवमेंट हो रहा है। इस मोशन को टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। कैसा मोशन कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। तो ये कैसा मोशन करेगा? ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, ठीक। कैसे होगा? ऑसिलेशन होगा। तो जब जहां से शुरू होता है ऑसिलेशन, जहां इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, मतलब टी जो है mg को बैलेंस कर देगा, वहां पे बॉडी एकदम रुकी हुई हो जाती है, ऐसे रेस्ट पे है, एकदम ऐसे रुका हुआ रहेगा। इसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक। यहां पे t इक्वल टू mg बैलेंस होता है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू mg। इसको एक्सट्रीम कहेंगे, एक को पॉजिटिव एक्सट्रीम कहेंगे, दूसरे को नेगेटिव एक्सट्रीम कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है तो यहां से चलेगा, कहीं एक पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, फिर आएगा, फिर इधर रुकेगा। तो इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट में ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। ये नेगेटिव एक्सट्रीम कह लो, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम कह लो, ठीक। अच्छा, अब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच में ये क्या करता रहता है? ऑसिलेट करता रहता है। इसको मीन पोजीशन को एक और नाम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं इसको। इतना ध्यान आया? इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं इसको।
एंड टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा। अब ये चलेगा कैसे, इसके कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं। पहले तो हमने समझ लिया कि पेंडुलम क्या होता है, यहाँ क्यों फ्रिक्शनलेस लिखते हैं उसका भी रीजन समझ गए, क्योंकि फ्रिक्शन होता तो इसका क्या करता, मोशन को अपोज करके धीमे धीमे रेस्ट पे ला देता और काम खराब कर देता, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शनलेस। मासलेस स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि बहुत पतला स्ट्रिंग होता है, मेटालिक बॉब मास एम लेके चल रहे हैं। इसको मीन पोजीशन, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। और जब यहाँ से ये मूवमेंट करके इधर घूमेगा, ऐसे चलते चलते जाएगा तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा और पेंडुलम की यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, यहाँ पे रुक जाएगा। फिर यहाँ से वापस आएगा, ऐसे वापस आएगा यहाँ पे और फिर इधर से इधर मूव करेगा, यहाँ पे भी स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कितने होते हैं, 0 होते हैं। और मीन पोजीशन पे स्पीड उसका मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन पे v कितना, इस पोजीशन पे v कितना होगा, v मैक्सिमम होगा। स्पीड कितना होगा उसका, v से हम स्पीड डिनोट कर रहे हैं, v से क्या डिनोट कर रहे हैं, स्पीड डिनोट कर रहे हैं, मैक्सिमम होगा। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट हो गया, इतना समझ में आया, ठीक। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड किसको कहते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो धीमे धीमे करके यहां पे देखते जाओ। टाइम पीरियड जो होता है बच्चों, वो होता है टोटल टाइम टेकन बाय बॉब, मेटालिक बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन बाय मेटालिक बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब वन ऑसिलेशन किसको कहेंगे, तो देखो वन ऑसिलेशन का मतलब होता है अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से चल के गया है तो यहां से पहले जाएगा इस टाइम यहां तक एक्सट्रीम तक, फिर वापस आएगा मीन तक, फिर जाएगा एक्सट्रीम तक, नेगेटिव एक्सट्रीम तक, वहां से वापस आएगा तो जाके वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। जरा यहां पे देखो उस कॉन्सेप्ट को, ये मीन पोजीशन है अपना, क्या है, मीन है पोजीशन, ये है अपना एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम कह लो इसको, और इसको ठीक उतना ही दूरी पे इस तरफ निगेटिव एक्सट्रीम कह लो इसको। अच्छा, अब वन ऑसिलेशन तब कहेंगे जब पार्टिकल यहां से चलना शुरू करेगा। अगर t इक्वल टू 0 से हम यहां से देखना ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हम स्टार्टिंग किए t इक्वल टू 0 पे यहां से देखना, तो जब यहां से चल के यहां तक पहुंचेगा, फिर वहां से लौट के आएगा इसी जगह पे, फिर यहां से मीन से चल के गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम से चल के आएगा फिर से मीन पे, और फिर से मीन से चल के जाएगा निगेटिव एक्सट्रीम पे, और फिर निगेटिव एक्सट्रीम से जब चल के आएगा मीन पोजीशन पे, अगर पोजीशन वही पहुंच गया और डायरेक्शन स्टार्टिंग में चलने का डायरेक्शन कैसा था, राइट की तरफ, अगर पोजीशन और डायरेक्शन पार्टिकल का सेम हो जाए, मतलब मेटालिक बॉब का सेम हो जाए, तो उसको वन ऑसिलेशन कह लेते हैं। कैसे, मीन से चलना शुरू किए थे, जब यहां से चलना शुरू करोगे तो इधर मुंह था इसका, किधर था, इस तरफ, ठीक, यहां से गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस आया मीन पे, फिर गया निगेटिव एक्सट्रीम पे, और फिर जब वापस आएगा मीन पोजीशन पे, और तो देखो पोजीशन भी मैच कर गया, यहीं से चलना शुरू किया था फिर यहीं आ गया, और डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा, चलते जाएगा तो डायरेक्शन किधर हुआ, उधर ही हुआ, इसका मतलब वन ऑसिलेशन। सिर्फ पोजीशन कह देते हैं तो गड़बड़ हो जाता, पूछो कैसे। देखो, अगर कहते कि जहां से चल के गया है वहीं वापस आ जाए तो वन ऑसिलेशन कह दे अगर, तो यहां पे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, किसमें, पेंडुलम वाला में। हाँ, सर्कुलर मोशन में अगर वन ऑसिलेशन कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि सर्कुलर मोशन में जहां से चल के गया है, इस पॉइंट से चल के गया, ये गोल घूम के इस पॉइंट पे आ गया तो वन ऑसिलेशन कहला जाएगा, ठीक, जहां से चल के गया वहां पे आ गया तो वन ऑसिलेशन कहला गया। लेकिन यहां पे अगर मैं कह दूं कि जहां से चल के गया वहीं पे आ जाए, वो वन टाइम पीरियड हो जाए, वन ऑसिलेशन हो जाए, तो गलत हो जाएगा। कैसे, यहां से चल के गया, मान लो यहां से तुम ही खुद को मान लो कि तुम ही चल के जा रहे हो, तुम यहां से चल के गए यहां से यहां, ठीक, मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक, और फिर वहां से चल के आ गए कहां पे, मीन पोजीशन पे, तो जहां से चल के गए थे वहां तो तुम वापस आ गए, क्या ये वन ऑसिलेशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा वन ऑसिलेशन। पेंडुलम के केस में नहीं कहलाएगा वन ऑसिलेशन, क्यों, क्योंकि यहां से यहां जाना है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस आना है मीन पोजीशन पे, फिर निगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर यहां से जब लौट के जाओगे पॉजिटिव मीन पोजीशन पे, तब जाके तुम्हारा वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। अब पूरा कोई गड़बड़ तो नहीं होगी वन ऑसिलेशन समझने के लिए। पेंडुलम में वन ऑसिलेशन का मतलब मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से निगेटिव एक्सट्रीम, और फिर वापस जब लौटोगे मीन पोजीशन पे तो तुम्हारा पोजीशन और डायरेक्शन दोनों इसकी जैसे हो जाएगा। अगर इमेजिन करो कि तुम यहां से चल के गए यहां, फिर वापस आए, लेकिन जब वापस आते समय तुम्हारा मुंह इस तरफ घुमा हुआ है, पोजीशन तो वहीं पहुंच गया लेकिन मुंह इधर घुमा हुआ है। अरे यहाँ ये मीन पोजीशन है, मालूम खड़े, यहां से चल के गए वहां और वहां से चल के आए तो मुंह इस तरफ घूम गया ना इस बार, ठीक, पर पोजीशन वो है, डायरेक्शन तो बदल गया। अब यहां से जब निगेटिव एक्सट्रीम पे घूम के गए और फिर वहां पर लौट के जब मीन पोजीशन पे आए तो पोजीशन भी सेम और मेरा मुंह का डायरेक्शन भी सेम, अब ये वन ऑसिलेशन कहलाएगा। ये तो मीन पोजीशन से देख के बता रहे हैं हम, ठीक, ठीक। अगर मान लो एक्सट्रीम से कहता पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो वन ऑसिलेशन कैसे होता, तो अगर यहां से देखोगे कॉन्सेप्ट को, तो यहां से देखोगे तो यहां से पॉजिटिव एक्सट्रीम से चल के जाना है निगेटिव एक्सट्रीम तक, और फिर जब यहीं से वापस चले जाओगे पॉजिटिव एक्सट्रीम तक तो भी वन ऑसिलेशन कहलाएगा। ये कहां से देख रहे थे, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे हम मीन पोजीशन से देख रहे थे। अब इस बार t इक्वल टू 0 पे हम एक्सट्रीम पे ही खड़े हैं, तो वन ऑसिलेशन कब कहलाएगा, जब यहां से आएंगे मीन पे, फिर मीन से आए निगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर निगेटिव एक्सट्रीम से चल के गए, फिर निगेटिव एक्सट्रीम से चल के गए मीन पे, और फिर यहां से जब वापस आ गए तो फिर वन ऑसिलेशन कहला गया। कैसे, अगर एक्सट्रीम से देख रहे हो तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से चल के आया मीन पे, ये मीन था, मीन से चल के आया फिर निगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर निगेटिव एक्सट्रीम से चल के गए मीन पे, और फिर मीन से चल के गए पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो वन ऑसिलेशन कहला गया। समझ गया कि नहीं, तो वन ऑसिलेशन समझ में आया पूरा। अब टाइम पीरियड तुम लिख सकते हो कि टाइम टेकन बाय बॉब, टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन,
इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। इसी को वन टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। और जब टाइम पीरियड समझ में आ गया तो तुम्हें वो भी समझ में आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय बॉब इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या क्या लिखा मैंने, ये चल क्यों नहीं रही है, रुक जाओ अच्छे से लिख दे। अब बात आ गई, ऑसिलेट्स करता है टू एंड फ्रो मूवमेंट। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये नो नहीं है, नंबर है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऐसे लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय बॉब, मेटालिक बॉब, मेड बाय बॉब इन कितना, सिर्फ 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। मतलब कि अगर मैं ऐसे बताऊं तो सिर्फ 1 सेकेंड में कितना बार ये ऐसे ऐसे घूम जा रहा है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लो 1 सेकेंड में अगर एक ही बार घूम रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 ही होगा। अगर 1 सेकेंड में ये 5 बार ऐसे 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 घूम गया तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय बॉब इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या इतना समझ में आया। अब मैं बताऊंगा टाइम पीरियड के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। किताब में तो लिखा रहता है F = 1/T या T = 1/F, पर वो क्यों लिखा है उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। पहले इतना नोट करो, फिर मैं इरेज करूंगा इसको, नोट करो इतना। हाँ तो देखो, अब वहां तक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टाइम पीरियड किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। अब रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखो कैसे प्रूव होगा। ये होता तो है, हम सबको पता है कि हाँ फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, बोलो सही है ना, लेकिन कैसे हुआ हो तो वो देखो। सबसे पहले देखते हैं कि टाइम पीरियड किसको कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इक्वल टू टाइम पीरियड होता है। क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इक्वल टू टी। ये अपना टाइम पीरियड हो गया कि एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगे, वो टाइम पीरियड होता है। तो मतलब कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन टी है, तो टी टाइम में 1 ऑसिलेशन हो जा रहा है। यूनाइटरी मेथड लगाएंगे यहां पर, ध्यान से देखो। टी टाइम में 1 ऑसिलेशन हो जा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन होनी चाहिए, तो 1/T हो जाएगा। क्या समझ में आई, क्या लिखा हमने। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड, कि एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो हमने लिख लिया कि टी टाइम में मतलब 1 ऑसिलेशन हो रहा है ना। टी टाइम का मतलब ये टाइम पीरियड है, ये क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम कह लो। टाइम पीरियड है टी टाइम 1 ऑसिलेशन कर रहा है, टी टाइम में 1 ऑसिलेशन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन करेगा, 1/T ऑसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा, यूनाइटरी मेथड से। भाई टी टाइम में 1 ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में 1, ये टी टाइम कितने सेकंड में ही है, टी सेकंड में, ऐसे समझो टी सेकंड में 1 ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में 1/T ऑसिलेशन। इतना समझ में आया, ठीक। और 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होते हैं उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या लिखे थे ऊपर फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन हमने, बोलो ध्यान से, कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, 1/T ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। हम कह रहे हैं कि टाइम पीरियड होता है क्या, कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन में टी टाइम लग रहा है, मतलब कि हम ऐसे अगर उल्टा तरीके से बोले तो टी टाइम में एक ऑसिलेशन हो रहा है, तो 1 सेकेंड में 1/T ऑसिलेशन हो जाएगा। और इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, ठीक। तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, 1/T ऑसिलेशन। इसका मतलब सो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी F = 1 टाइम पीरियड। ये होता है रिलेशन। और 1 टाइम पीरियड कितना होता है, सेकेंड में 1 सेकेंड हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, हर्ज होगा। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा इसका हर्ज, या HZ से उसको डिनोट करते हैं। 1 सेकेंड आएगा। मान लो अगर टी हमारा 2 सेकेंड है, किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो 1/2 सेकेंड कितना हो जाएगा,
ये 2 सेकेंड है तो 1/2 0.5, तो 0.5 हर्ज आ जाता। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1/t जिसको हम एसआई यूनिट में हर्ज कहते हैं, मतलब कि 1/सेकेंड को ही हर्ज कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? एसआई यूनिट क्या होगा इसका? हर्ज होगा। 1/सेकेंड को ही हम लोग हर्ज कहते हैं, 1/सेकेंड को ही हर्ज कहते हैं। अच्छा, ये दोनों रिलेशन तो समझ में आ गया। अब बात होगी इसके बाद कि एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं। ये तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। अब एम्पलीट्यूड वन ऑसिलेशन कैसे पता करते हैं वो भी समझ गए, ठीक। और वन ऑसिलेशन हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। नोट करो, इरेज करें फिर फटाफट। 1 2 3 4 इरेज कर रहे हैं, रोक के नोट कर लो। अब बात आएगी, थोड़ा सा इस पे वो मारने दो। अभी और बातें हैं बताने को, घबराओ नहीं। हाँ, तो देखो विद्यार्थियों, एम्पलीट्यूड अब क्या होता है वो समझेंगे। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन किसको कहते हैं वो तो समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब यहां पे बात आती है एम्पलीट्यूड की, कि एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं। एम्पलीट्यूड डिफिनेशन बताएंगे, पहले फील ले लो इसका, बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहे हैं। देखो एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। समझ में आया? मान लो कि अपना ऑसिलेशन कर रहा था, जो छोटा सा फोटो देखो, ये अटैच है, यहां से थ्रेड है, थ्रेड में रहा ये बॉब, और ये बॉब जो है इसका मीन पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन मान लो ये है। और यहां से ऐसे चलते चलते यहां तक गया, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम कह लो, पॉजिटिव एक्सट्रीम कह लो। और यहां से ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा तो यहां तक जाएगा, इसको निगेटिव एक्सट्रीम कह लो। क्या बात समझ में आई? निगेटिव एक्सट्रीम, इसी के बीच में टू एंड फ्रो मूवमेंट करता रहेगा। तो ये पार्टिकल, ये बॉब यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचा है, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, इसके आगे तो गया ही नहीं है। मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक चला है? तो इस पॉइंट तक चला है। तो इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये इधर निगेटिव एम्पलीट्यूड हो गया। क्या हो गया कि जो ये पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितना दूर तक गया है, तो यहां से चलते हुए यहां तक गया है, तो इसको कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो क्या लिखोगे? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से? मीन पोजीशन से। ये डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर किया गया है? मीन पोजीशन से मेजर किया गया है, तो मीन पोजीशन से चलेंगे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। किस में मेजर होगा? एसआई यूनिट मीटर में होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो किस में हो जाएगा? मीटर में। बताओ सही, किस में होगा? मीटर में होगा। इतना समझ में आया? एसआई यूनिट किस में होगा? मीटर में होगा। ये एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। नोट करो, तो कहां से देखेंगे? ये इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये निगेटिव, मतलब इधर से इधर गया, इधर से यहां आया। अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो ये जो बॉब जो है वो अपना एम्पलीट्यूड फिक्स रखेगा, घटेगा नहीं। मतलब कि ये जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड यहां से आया मीन पोजीशन, फिर यहां पे गया, तो ये डिस्टेंस में कमी नहीं करेगा अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो। इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस, क्या लिखोगे? इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस, अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं है तभी जाके ये पेंडुलम अपना पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम हमेशा बराबर रखेगा। कहने का मतलब है कि हर बार उसका पॉजिटिव, जैसे ये है तो यहां से मैं छोड़ रहा हूं, जैसे यहां से छोड़ रहा हूं तो जितना ऊपर से छोड़ूंगा उतना ही ऊपर लेफ्ट में भी जाएगा, ये गया आया, फिर उतना ही ऊपर जाएगा, फिर उतना ही ऊपर आएगा। ये दिख रहा? अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं है तो ये अनंत काल तक ऐसे ही करता रह जाएगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं है और पेंडुलम ऐसे ही चलता चला जाएगा। समझ में आया? क्यों हर बार एम्पलीट्यूड प्लस का प्लस ए ही ले रहे हैं? क्यों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम प्लस ए से डिनोट कर रहे हैं, इधर माइनस ए से कर रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ बराबर दूरी पे उठेगा, जीरो, ये जीरो से हाइट उठेगा, सेम उतना ही ऐसे ऐसे चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ये मान के चल रहे हैं। क्या होगा अगर एनर्जी लॉस हो जाएगा? तो एनर्जी लॉस अगर हो रहा होगा तो ये ऐसे चल के जाएगा और धीमे 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 ऐसे स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब पूरा क्लियरली हो गया हो तो इतना समझ में आया, तो इसका अब टाइम पीरियड के बारे में समझ लेते हैं कि टाइम पीरियड कितना होता है।
ये लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है। अच्छा, लेंथ ऑफ पेंडुलम कहां से मेजर करते हैं? तो फिक्स्ड पॉइंट से लेके बॉब का सेंटर तक, कहां से? डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट टू द सेंटर ऑफ मेटालिक बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम। क्या लिखोगे? द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट टू द सेंटर ऑफ बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब सिंपली आ जाती है टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे? अगर लेंथ पता है तो टाइम पीरियड निकलता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव। किताबों में लिखा रहता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, पर यहाँ G इफेक्टिव इसलिए लिया है हमने क्योंकि हर जगह अर्थ के जगह जगह पे अलग अलग प्लेसेस पे G की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए लेंथ ऑफ पेंडुलम L है और ये दोनों, ये पूरा अंडर रूट के अंदर रहता है L अपॉन G इफेक्टिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम कि 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव। G इफेक्टिव क्यों? क्योंकि G इफेक्टिव का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे तुम मेजर कर रहे हो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड, उस पॉइंट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है ये पता होना चाहिए। G, L तो हो गया लेंथ ऑफ पेंडुलम, L क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम, और G क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ के सरफेस पे हम लेके चल रहे हैं तो 9.8 मान रहे हैं, तो 2 पाई तो कांस्टेंट होती है क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14, 22/7, तो 2 पाई कांस्टेंट। G इफेक्टिव मान लो G किसी एक फिक्स पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं जहां पे 9.8 वैल्यू, तो वो भी फिक्स हो गई। तो इसका मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L पे है। किस पे है? अंडर रूट L पे है। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर करो तो T स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा। ये अपना होता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं होता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इतना समझ में आया? बस इतना ही था अपना कॉन्सेप्ट कि टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, और T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नहीं, रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L होता है। लेकिन अगर T का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा। और अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो T स्क्वायर वर्सेज L का, तो वो स्ट्रेट लाइन देगा, लेकिन किसका? T स्क्वायर वर्सेज L का, ना कि T वर्सेज L का। ठीक, नोट करो इतना। मेजर कैसे करते हैं तो 2 मिनट में सुन लो फटाक से। क्या किया जाता है कि एक पेंडुलम का, एक स्टॉप वॉच लो, एक सिंपल पेंडुलम लो, एक्सपेरिमेंट है, बता दे रहे हैं कि कैसे किया जाता है। एक मान लो स्टॉप वॉच हमने घड़ी लगा लिया यहाँ पे, और एक पेंडुलम लिया, उसको स्टार्ट कर दिए और मेजर की T इक्वल टू 0 से सेट करके नंबर गणना शुरू किया कि कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहा है। मान लो कि 20 ऑसिलेशन हुआ है अपना 26 सेकेंड में। कितना, किसी भी मतलब कुछ भी ले सकते हो, 10 ऑसिलेशन ले सकते हो, 15 ऑसिलेशन ले सकते हो, बस टाइम मेजर करते रहो। तो 20 ऑसिलेशन अगर हुआ है हमारा 26 सेकेंड में, 26 सेकेंड में, तो हमारा एक ऑसिलेशन कितना देर में आया होगा? है ना, 20 ऑसिलेशन हुआ है 26 सेकंड में, तो 1 ऑसिलेशन 26/20 कर दो तो आ जाएगा एक नंबर ऑफ टाइम पीरियड आ जाएगा एक ऑसिलेशन का। या तो ऐसे करके मेजर कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? देखो, 2 तरीकों से हम एक्सपेरिमेंट निकाल के देखते हैं। पहले क्या बताया था कि स्टॉप वॉच लो, स्टॉप वॉच में एक पेंडुलम ले लो, उसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑब्जर्व करो, मान लो 10, 20, 25 जो भी जितना मर्जी तुम्हारा है उतना नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑब्जर्व करो और टाइम देखते रहो कि कितना इतना ऑसिलेशन, मान लो 20 ऑसिलेशन कितना देर में किया है। तो 20 ऑसिलेशन अगर 26 सेकंड में किया है वो, तो एक ऑसिलेशन कितना देर में किया होगा? 20 ऑसिलेशन इन 26 सेकंड, तो 1 ऑसिलेशन इन 26/20 सेकंड। तो ये आ गया अपना टाइम पीरियड। या तो ऐसे टाइम पीरियड निकाल लो, या तो और अच्छे से करना चाहते हो तो हर बार स्टॉप वॉच लगाओ और ऑब्जर्व करो कि एक ऑसिलेशन कितना देर में हुआ। किसी समय पे मान लो कि एक ऑसिलेशन अपना, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ये तो पहला मेथड तो समझ गए, दूसरा मेथड क्या है वो भी समझ लो। मान लो कि एक ऑसिलेशन पहला बार जब ऑब्जर्व किया हमने, ऐसे ऑब्जर्व किया जब पहला बार, तो हमें एक ऑसिलेशन होने में 1.2 सेकेंड लगा। फिर से दोबारा ऑब्जर्व किए तो दूसरा बार जब 1 ऑसिलेशन हुआ तो दूसरा बार हम ऑब्जर्व किए 1.3 सेकेंड। फिर रिपीट कर गया एक्सपेरिमेंट, फिर दोबारा रिपीट किया तो फिर से 1 ऑसिलेशन जब देखा तो इस बार फिर से 1.2 ही सेकेंड आया। जब चौथा बार किया तो एक ऑसिलेशन फिर से इस बार 1.4 सेकेंड में आया। तो हमने 4 बार ऑब्जर्व किया और चारों ऑब्जर्व का मीन वैल्यू निकाल दो। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सारे टाइम पीरियड को जोड़ो, 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.2 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। मीन आ गया और जो भी मीन आएगा वो उसका टाइम पीरियड, तो ये ज्यादा एग्जैक्ट देगा, इसमें एरर की कंडीशन कम हो जाती है। ठीक, 5 बार हमने ऑब्जर्व किया तो 5 का लिखो और डिवाइडेड बाई 5 कर दो। अगर 6 बार ऑब्जर्व किया है तो 6 का टाइम पीरियड मतलब एक बार 1.2, एक बार 1.3, एक बार 1.2, फिर से 1.4 और एक बार 1.6 आ रहा है तो 1.6 लिख के डिवाइडेड बाई 5 कर दो तो मीन आ जाएगा। जो मीन वैल्यू आएगी वो तुम्हारा एग्जैक्ट टाइम पीरियड उस पेंडुलम का बता देगा। कम एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है उसमें। इतना ही पे अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं।
इतना ही चैप्टर है 9th के बच्चों के लिए। जब 11th में आओगे तुम लोग तो तब वहां पे और ज्यादा पढ़ाएंगे, यहाँ पे इतना ही पे कंप्लीट होता है। फिर प्रूफ बताएंगे कि क्यों t = 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। इतना समझ में आया तो नोट करो। बाय।